नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को समस्त देशवासियों को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और सभी देशवासियों को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजों की गणना कल सवेरे से प्रारंभ हुई और फिर वो देर रात तक चली। कुछ जो चुनाव आयोग की व्यवस्थाएं थी कि जो पोलिंग बूथ की संख्या काफ़ी बढ़ी हुई थी, सोशल डिस्टेंसिंग भी एक के पालन की भी आवश्यकता थी। इन्हीं सब बातों को देख करके तो जो मतगणना है वो धीमी गति से चली और जो रुझान दिख रहे थे, यद्यपि एनडीए बढ़त लिए हुए था, कहीं कहीं लग रहा था कि बहुमत मिलेगा उसको, लेकिन कांटे की टक्कर दिखा रहा था। नेक टू नेक फाइट वाली बात दिखाई जा रही थी और उसी में अति उत्साही आरजेडी के कुछ मनोज झा जैसे लोग अपने जीत का वो पहले से ही जो है जश्न की बात और अपने विरोधियों के ऊपर आरोप की बात वो शुरू कर दिए थे। और फिर आज सुबह देखा गया तो परिणाम ये था कि एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है और शायद आरजेडी ने कुछ शिकायतें भी चुनाव आयोग को की और चुनाव आयोग ने उनको शिकायतों को खारिज भी कर दिया। तो खैर, उनकी शिकायत चुनाव आयोग का खारिज किया जाना भारतीय आम ताकत दल की नज़रों में ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। ये सब सत्ता प्राप्ति के लिए, सत्ता की छीना झपटी के लिए ये हमेशा कुख्यात रहे हैं और किसी भी, शायद इसके पहले वो मनोज झा ने कोई ट्वीट पर भी तमाम लिस्ट जारी की थी। तो ये जो गिरोह है आरजेडी जैसा, जीएनपीसी जैसा, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, और इसी तरह से ये सत्ता हथियाने की हवस में ये किसी भी साधन का दुरुपयोग करने में इनको वो हिचक नहीं होती है और इसके लिए वो कुख्यात रहे हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अंततः गत्वा जब परास्त हो गए तो फिर इस तरह की हरकतें वो स्वाभाविक है, जो उनका फितरत रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एनडीए को बहुमत मिल गया और देश को राहत मिल जाएगी। एनडीए में एक जो
मुख्य घटक जेडीयू है उसका जो नीतीश कुमार है, एक बार कह रहा था कि जातिवाद एक हकीकत है। नीतीश कुमार और उसकी पार्टी जेडीयू से भारतीय जनता दल ये कहना चाहता है कि महोदय, ये जातिवाद हकीकत नहीं, देश के अभिशाप की हकीकत है। और आप भी जातिवाद का उसी जहर का, उसी अभिशाप का सहारा लेकर के और उसी के सहारे चुनाव की रणनीति बनाते हैं और जो चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। तो आप भी उसी तरह से एक राष्ट्रीय अपराधी हैं और संविधान जो कि आदेश देता है कि हम भारत के लोग और कोई पहचान नहीं देता है, लेकिन फिर भी जातिवाद की बात आप जैसे लोग और उसको हकीकत मानते हैं, उस अभिशाप को हकीकत कहते हैं। तो आप भी उतने ही देश के अभिशाप हैं, भले आप जो है मुख्यमंत्री बन जाएं। और तो आप ही नहीं बल्कि अब तो मैंने यहाँ तक ट्रेंड खतरनाक पहुँचा है कि जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। जो समर्थन कर रहा है उसको भी हमारे भारतीय भाई बहन अब किस भ्रम में, किस भुलावे में उसको चुन करके वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना रहे हैं और उसके सदस्यों को चुन करके लोकसभा में भेज रहे हैं। यह भी एक बहुत बड़ी विडंबना नहीं, बहुत बड़ा संकट है। तो उसी संकट का लाभ आप जैसे लोग, वो नीतीश कुमार जैसे लोग भी उठाने में कामयाब होते हैं। देश के लिए चाहे नीतीश कुमार चुने जाएं, चाहे तेजस्वी चुने जाएं, चाहे राहुल गांधी जैसे गद्दार चुने जाए, देश के लिए अभिशाप ही ये सब ही अभिशाप ही हैं। अब देश को ये तय करना है कि अंग्रेजों को भगाने के बाद ये अंग्रेजों के जो चमचे रह गए हैं, उनकी औलाद जो रह गए हैं, काले अंग्रेज, और जो कि उन्हीं अंग्रेजों के बागी एजेंडे को पूरा कर रहे हैं, यानी इस भारतीय समाज को बांटने का, उनसे निजात कैसे पाए, दूसरी आज़ादी के रूप में इनको भारत की पावन धरती से कैसे समूल समाप्त किया जाए, इसकी ठान है। तो इस देश के लिए और इस देश के अवाम के लिए और भारतीय अवाम ताकत दल की नज़रों में आरजेडी यदि जीतती है तो वो जातिवाद तो चलाती ही है, सत्ता प्राप्ति की हालत में माफिया राज, गुंडा राज की स्थापना होती है और 10 लाख युवाओं को नौकरी वगैरह तो एक दिखावा है, एक फैकेट है। और नीतीश कुमार का वही जातिवाद, और इनके भी शासनकाल में अपराधों की संख्या रही है, ऐसी बात नहीं है। और नाम रखे हैं सुशासन बाबू, और कोरोना के समय में लोगों को किस तरह से, और खास करके मुजफ्फरपुर में जब वो एक कोई बीमारी आई थी, लोग अस्पतालों में मर रहे थे, तब भी ये मुख्यमंत्री नहीं गए, न प्रधानमंत्री गए। वो सब देश ने देखा है। तो मोदी जी का जो सबका साथ सबका विश्वास, वो भी खोखला और धोखेबाजी वाला है। और एनडीए का इस तरह से जीतना, वो इस बात का द्योतक है कि लोग समझ रहे हैं कि एनडीए का कोई और बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए बीजेपी ने उपचुनाव में भी इस जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस को उपचुनाव में भी शिकस्त दी है। तो बात सही है कि भाई कि यदि उसकी तुलना में, इस जीएनपीसी की तुलना में हमारे भारतीय भाई बहन जो है इस
बीजेपी को बेहतर मानते हैं। लेकिन सच्चे अर्थों में देखने की आवश्यकता है कि ये जो बीजेपी है उसी जीएनपीसी के एजेंडे को ही वो पूरा कर रही है। जीएनपीसी ने 60-70 सालों तक काफी राजनीतिक हत्याएं, और देश को नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए ये राजनीतिक दल जब सत्ता में आते हैं तो इस अपने भारतीय आवाम को क्या दे सकते हैं, ये बहुत ही आसानी से, बहुत ही सहजता से इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि जो राजनीतिक रूप से हत्यारे हों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या, लाल बहादुर शास्त्री की हत्या करवाना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या करवाना, और अपने सरकार में सहयोगी कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र की हत्या करवाना, नागरवाला जो बैंक कर्मचारी था, जो कि इंदिरा गांधी की आवाज़ बोल करके कैश निकलवाता था बैंक से, और इस बात का खुलासा होने वाला था कि इंदिरा गांधी भी इस तरह से फ्रॉड करके बैंकों से कैश निकलवाती थी। तब तक उसकी हत्या वो इंदिरा गांधी के सिपह सालारों के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। और सन 70 के दशक में जब तक वो सत्ता में रही इंदिरा, और कितनी लूट मचाई, कितना भ्रष्टाचार फैलाया, और उसी भ्रष्टाचार के विरोध में जयप्रकाश नारायण जो कि लगभग राजनीति छोड़ चुके थे, उनको वापस आना पड़ा, और एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ा, और जिसके कारण जो है उस कांग्रेस की जबरदस्त शिकस्त हुई। उत्तर भारत के 300 सीटों में से महज 9 सीट मिली थी इस कांग्रेस को, या जीएनपीसी को, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस को। यह देश ने देखा है। अब वो इतना प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी चरण सिंह जैसे गद्दार ने जनता के साथ विश्वासघात किया, और जिस इंदिरा गांधी और संजय गांधी के खिलाफ देश लड़ा था, लोग लड़े थे, सिर्फ महज प्रधानमंत्री बनने की लालसा में, उसकी लालच में जाकर उसी इंदिरा गांधी और संजय गांधी के चरणों में ये चरण सिंह गिरा। ये जनता के साथ गद्दारी का सबसे बड़ा नमूना है। और फिर 80 के चुनाव में यही गद्दार इंदिरा खुखार अपराधियों को लाई, जिसमें हरकिशन लाल भगत, जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार लोकसभा के चुनाव में जितवा कर लाई लोकसभा में। और देश को नहीं भूलना चाहिए कि 1984 के जो दंगे हुए थे, जिसमें हमारे लगभग 6000 हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की सरेआम कत्ल किया गया था, उनमें इन्हीं गुंडों की, हरकिशन लाल भगत, जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार जैसे खुखार गुंडे, जिनको कि जितवा करके लोकसभा में इंदिरा गांधी लाई। और जब ये 1980
के चुनाव में जब इंदिरा इन खूंखार अपराधियों को जितवा करके लोकसभा में लाई, वहीं से राजनीति का अपराधीकरण या दूसरे शब्दों में अपराध का राजनीतिकरण, जो कि भारतीय राजनीति का एक सबसे बड़ा कोड़ और सबसे बड़ी समस्या बन गई है, उसकी नींव रखी इस गद्दार इंदिरा ने। इसके पहले भी उसने राजनीति के अपराधीकरण की हरकत वो कर चुकी थी। बलिया के पांडे बंधुओं ने वो जहाज अपहरण की घटना हो चुकी थी, तो वो जहाज के अपहरण करता थे बलिया के पांडे बंधु, और उन्हीं पांडे बंधु को ये गद्दार इंदिरा ने एमएलए बनवाया। तो उसकी शुरुआत तो तभी ही वो करवा चुकी थी ये गद्दार इंदिरा ने, और उस नींव को पुख्ता किया 1980 के चुनाव में, जब वह इन 3 खूंखार और दुर्दांत अपराधियों को वो मेंबर ऑफ लोकसभा बनवा करके लोकसभा में लाए। तो ये उसका, और इसके बाद उसका बेटा जब हुआ, जो कि राजीव गांधी, इसके पहले वो कमर्शियल पायलट था। लोग बताते हैं कि कमर्शियल पायलट के अलावा वह रक्षा सौदों की दलाली का भी काम करता था। और जब वो भारत का प्रधानमंत्री हुआ तो उसने वो फोर्स तोप में जो लूट है, वो उसका जो बोफोर्स सौदों में दलाली का उसका काम था, उस तजुर्बे को उसमें आजमाया और बोफोर्स वाली लूट उसने मचाई। तो इसके बाद फिर इन्हीं सबों के वक्त में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद शुरू हुआ। कश्मीर जो नेहरू की गद्दारियों के कारण कश्मीर का जो वातावरण राजनीतिक भी, प्रशासनिक भी, सामाजिक भी, वो भारत विरोधी और अलगाववादियों का, आतंकवादियों का, पाकिस्तान परस्तों का एक की वर्चस्व वाला माहौल बन गया, या एक तरह से कहिए कि वो पाकिस्तान की एक कॉलोनी बन गई। और किसी कारण गद्दार नेहरू की गद्दारियों के कारण, और उसी के जरिए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद शुरू हुआ। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मुकाबला करने के बजाय ये अभिशाप जीएनपीसी के लोग उससे बात करने की वकालत करते रहे। यानी वो पाकिस्तान जो कि भारत का सामना नहीं कर सकता था, तो वो एक छद्म युद्ध आतंकवाद के जरिए छेड़ करके हमारे देश के लोगों को की हत्या वो करवा रहा था पाकिस्तान। और ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चौकड़ी जो कि सत्ता में थी, वो माने इसे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के जवाब में, जिसमें कि हमारे देश के लोग मारे जा रहे थे उस आतंकवाद के कारण, उसके जवाब में ये सब वकालत कर रहे थे कि हम पाकिस्तान से बात करेंगे। आतंकवादी जो आतंकवाद चला रहा है, जो खुद आतंकवाद का
का अड्डा है, उससे ये बात करने की वकालत करते रहे। और इस प्रकार ये जेएनपीसी पाकिस्तान के आतंकवादियों और पाकिस्तान के से मिलकर के हमारे देश के 50,000 लोगों की हत्या ये करवाई है जेएनपीसी। इसी तरह से तमाम है। और ख़ास करके जो यूपीए 1 यूपीए 2 जो 2004 से 2014 तक, तो इसमें लूट और देश के साथ गद्दारियों का एक रिकॉर्ड है। अब देखिए, कल जो नतीजे आ रहे थे, तो एक एनडीटीवी है, वह देश का के लिए बहुत खतरनाक चैनल है, और उस पर किसको किसको बुलाता है, उनकी मानसिकता देखने की जरूरत है। और उसी मानसिकता देखने के पश्चात यह देश को फैसला करना चाहिए कि आखिर जेएनपीसी किस तरह के पत्रकार समूह और मीडिया समूह को, जो कि घोर देश विरोधी थे, इसने पैदा भी किया और खड़ा भी किया। उसमें नीरजा चौधरी, उसमें शामिल थी, विनोद शर्मा, ये सब माने वो प्रमुख रूप से वही थे। और एनडीटीवी के तो एंकर जो संकेत उपाध्याय, निधि राजदान, निधि कुलपति, एक अखिलेश शर्मा है, ये सब तो खैर थे ही। तो ये पूरा माहौल ये कह रहा था, उनका तर्क जरा सुनिए, खुराफाती भरा। कांग्रेस में जेएनपीसी इसलिए हारी है, इसलिए नहीं उभर पा रही है, खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश में, कि वह अपनी बातों को जनता तक नहीं पहुंचा पाई। अब कांग्रेस को देश को आवश्यकता है कि इस अभिशाप को जड़ से समाप्त किया जाए। लेकिन इन गद्दार पत्रकारों की चिंता है कि कांग्रेस क्यों कमजोर हो रही है। जरा देखिए, अब इनकी मानसिकता को पढ़ने की जरूरत है। जो इस देश के लिए अभिशाप है, और जिस जेएनपीसी का भारत के खिलाफ गद्दारी का एक पक्का रिकॉर्ड है, और जिसको भारत की पावन धरती से समाप्त होना ही चाहिए। नीरजा चौधरी, विनोद शर्मा और इस तरह से पत्रकारों का एक गिरोह है, उनकी चिंता ये थी ये जेएनपीसी मतलब कांग्रेस कमजोर क्यों हो रही है, और कमजोर इसलिए हो रही है कि वो अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पा रही है। विनोद शर्मा और नीरजा चौधरी जैसे गद्दार पत्रकारों से भारतीय अवामता का दल अपने आदरणीय भारतीय अवाम के माध्यम से पूछना चाहता है कि ये जेएनपीसी देश को बताए ना कि किस प्रकार गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार जो है वो नेहरू ने इस देश को बंटवाया, बताया ना देश को, और वो भी बताए, क्यों छिपाया था इस बात को। और देश को बांट करके 25 से 30 लाख लोगों की जाने गई, 3 करोड़ से ऊपर लोगों के घर उजड़े। ये गद्दारी वो देश को बताए जेएनपीसी, देश को और देश के अवाम को बताएं इस बात को। कैसे नेहरू ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को शेख अब्दुल्ला से मिलकर के जम्मू कश्मीर की जेल में मरवाया था। अब ये बात दूसरी है कि
जीएनपीसी की रक्षा करने वाली ये बीजेपी और मोदी की सरकार जो है, इनको 6 साल से ऊपर हो गया शासन करते हुए। इनको ये चिंता नहीं है कि भाई कि इन्हीं की पार्टी के संस्थापक की हत्या करवाई गई थी नेहरू के द्वारा, उसकी जांच तो करवाएं। इतने कद्दावर नेता थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उसकी हत्या करवाई थी इस गद्दार इंदिरा ने, उसकी जांच तो करवाएं। यही सब बातें ये प्रमाणित करता है कि किस प्रकार ये मोदी महोदय और उनकी सरकार और बीजेपी वाले जीएनपीसी के सारे पापों को धुल रहे हैं, ढक रहे हैं, उसको और उसकी रक्षा कर रहे हैं। यही तो गद्दारी है बीजेपी की देश के खिलाफ, जो कि देश के गद्दारों को, और सबसे बड़े गद्दार कौन है? जीएनपीसी, उसकी रक्षा कर रहे हैं मोदी महोदय और उनकी सरकार और बीजेपी वाले। जरूरत तो इस बात की है कि जो मोहनदास करमचंद गांधी की भी जो है हत्या हुई है, उसमें भी इसी गद्दार नेहरू का ही हाथ है। देश को जानना चाहिए कि जब इन दोनों ने मिलकर के, और लॉर्ड माउंटबेटन उसमें वो था, गवर्नर जनरल था, उसे मिलकर के जब ये सत्ता हत्या है, देश को बांटा, तो अब ये नेहरू समझा कि अब इस मोहनदास करमचंद गांधी की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बाद में ये कभी भी मुंह खोल सकता है और नेहरू के लिए और जीएनपीसी के लिए खतरा बन सकता है। तो अब उसका जारी रहना और जिंदा रहना जीएनपीसी और नेहरू के लिए वो सुरक्षित नहीं है। और वो भी साजिश करके वो मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या में वो शामिल था। और चूंकि अब तक उसकी जांच नहीं हुई, और खास करके आरएसएस के ही इशारे पर, यानी जीएनपीसी को बचाने वाली आरएसएस ही है, और उसी के इशारे पर ये बीजेपी और उसके मोदी जी, उसके मोदी की सरकार इस जीएनपीसी की रक्षा कर रही है। तो आरएसएस ने उस वक्त जो है अपने एक नाथूराम गोडसे को भेज दिया, और वो सिखा पढ़ा करके यही भेजा कि तुमको कुछ और नहीं कहना है, बस कहना है कि भाई कि हमने गांधी को मारा, हमने गांधी को मारा, हमने गांधी को मारा। और गांधी को क्यों मारा, उसने एक किताब भी लिख दिया ताकि गद्दार नेहरू को बचाया जा सके। तो ये साजिश जो है वो आरएसएस की है। तो यदि थोड़ी भी गैरत है मोदी जी में, तो उस गांधी की हत्या की भी वो जांच करवाए ना। इस मोदी महोदय में थोड़ी भी गैरत है तो मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या, जिसको लोग बापू वगैरह कहते हैं, क्या पता नहीं क्या कहते हैं, और वो भी एक बहुत बड़ा अभिशाप है, तो उसकी हत्या की जांच करवाएं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उन्हीं की पार्टी के संस्थापक थे, उनकी हत्या जो नेहरू ने करवाए, उसकी भी जांच करवाएं। उन्हीं की पार्टी के जब जनसंघ थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इतने कद्दावर नेता थे, उसकी हत्या इस गद्दार इंदिरा ने उनको मरवा करके मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर फेंकवाई थी, उसकी भी जांच करवा दें। देश ये बिल्कुल मांग कर रहा है कि हमारे इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की हत्या करवाई गई, उसकी भी जांच वो करवा दें। नागरवाला की जो हत्या हुई थी उसकी भी जांच करवा दें। ये कुछ कराना धराना है नहीं मोदी जी को, झूठ मूठ का राष्ट्रवाद और इन गद्दारों की रक्षा करना, ये इनका राष्ट्रवाद है। तो फिर चले आइए जो तर्क दे रहे थे
विनोद शर्मा और नीरजा चौधरी जैसे लोग पत्रकार लोग कि कांग्रेस अपनी बात पहुंचा नहीं पा रही। तो ये सारी करतूत जो देश के खिलाफ किया है वो बताए ना, कांग्रेस ले जाए अपनी सारी जो है काली करतूतों को देश को पता है। ये उसका वो राष्ट्रीय दायित्व बनता है, और राष्ट्रीय दायित्व जो है इन पत्रकारों का भी बनता है। विनोद शर्मा और जैसे नीरजा चौधरी विनोद शर्मा और नीरजा चौधरी जैसे पत्रकारों का भी। और ये पत्रकार वर्चुअली उस जो जीएनपीसी इस देश के सबसे बड़े गद्दार, अभिशाप और भी रूप में एक मैंने बहुत शातिर अपराधियों का गिरोह भी है, और भारत के सर्वाधिक शत्रु और इस देश की सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार रही है, और एक बहुत खूंखार औपनिवेशिक ताकत ये जीएनपीसी है। उसके सारे देश विरोधी और अवाम विरोधी जो पाप हैं उसको ये नीरजा चौधरी और विनोद शर्मा और भी जो मीडिया में तमाम पत्रकार हैं, और वो रवीश कुमार जैसे एक लंबी लिस्ट है। ये कई बार भारतीय जनता दल ने इसको नाम लिया हुआ है, बताया हुआ है। तो जीएनपीसी के भारत विरोधी और हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं उनके खिलाफ जो गद्दारियों की जो इनकी करतूतें हैं उनको ढकने वाले, और इनके बहुत घटिया किस्म के भांट बैलेट ये सब है। तो देखिए, भारतीय जनता दल जो ये कह रहा है ये भाट हैं, और जो है इनको, और ये उस अभिशाप के जो अभिशाप है देश का, इस मुल्क भारत का, जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंडाल चौकड़ी, काकस, जो ये शब्द बने हैं गद्दारी का और अपने देश के खिलाफ गतिविधियों में लिप्त होने का, ये जो शब्दों की रचना है, वाक्यों की जो रचना है, इनकी करतूत इन शब्दों के अर्थों से बहुत ज्यादा घटिया किस्म की वो गिरी हुई है। ये समझने की आवश्यकता है। अब चूंकि नए शब्दों का वो इजाद नहीं हुआ है, लेकिन जितना माने साधारण अवाम जो है वो सोच नहीं सकता, उसकी कल्पना से परे इस तरह से तो इस स्तर के वो घटिया किस्म के सब इस देश के शत्रु और अपराधी हैं जीएनपीसी से। तो ये सारी बातें जो है बताएं, ये तो दायित्व है जीएनपीसी का और उनके चमचा ये पत्रकारों का दायित्व है कि उसको बताएं कि यही तो है जीएनपीसी, और यही उसका चरित्र रहा है, और यही उसकी करतूत है। और इनका जो हथियार है सिर्फ यही है, झूठ बोलना और अफवाह फैलाना। ये इनका सबसे बड़ा हथियार है। और उनके जितने भी सभा सालार हैं उनका भी यही हथियार है। जितने उनके प्रवक्ता आते हैं, अच्छा, उनके प्रवक्ताओं को जब बुलाते हैं ये सब चैनल वाले, तो उनको ये नहीं कहते हैं कि ये जीएनपीसी के प्रवक्ता हैं। उनको लिखवाते हैं उस पर टीवी चैनलों पर कि ये राजनीतिक विश्लेषक हैं। अब जनता भी भ्रम में पड़ जाती है कि भाई जब राजनीतिक विश्लेषक कहेगा तो वो निष्पक्ष बात बोलेगा। है राजनीतिक विश्लेषक का खोल ओढ़ करके उसका मास्क पहन करके घोर चमचे होते हैं। उस अभिशाप जीएनपीसी मैंने गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस के प्रवक्ता होते हैं।
तो इस तरह की इनकी घिनौनी हरकतें हैं। खैर, भारतीय जनता ताकत इन पर ज़्यादा वो तवज्जो नहीं देता है। बस यही बताना चाहता है कि इस जेएनपीसी ने किस तरह के मीडिया और पत्रकारों का गिरोह इसने पैदा किया और खड़ा किया। और एक साथ और भी ये सब करते रहते हैं कि ये दिखाते रहते हैं कि ये पूरा मीडिया जो है वो गोदी मीडिया है, सुपारी मीडिया है और मोदी का मीडिया है, ताकि ये तथ्य, ये हकीकत देश न जान पाए कि एक सारे मीडिया कुछ अपवादों को छोड़ करके ये जेएनपीसी के जो चमचे रहे हैं उनके द्वारा स्थापित ये मीडिया है। जैसे न्यूज़ 24 किसका है? न्यूज़ 24 की मालकिन कौन है? अनुराधा प्रसाद। अनुराधा प्रसाद कौन है? वो राजीव शुक्ला की बीवी है। राजीव शुक्ला कौन है? जेएनपीसी का चमचा। तो अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को ये नमूना जो पेश किया गया है, सिर्फ इसे भारतीय जनता दल का इन पर चर्चा करके अपनी ऊर्जा, अपनी कीमती ऊर्जा और कीमती वो समय बर्बाद नहीं करना चाहता है। लेकिन इसको दिखा करके, इसको बता करके ये बताना चाहता है कि किस तरह का देश विरोधी मीडिया जो है इसने, जेएनपीसी ने, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी काकस ने खड़ा किया। इसका नमूने के रूप में देश जाने। तो नीतीश के जीतने से और बीजेपी के जीतने से भी इस देश को राहत नहीं मिलने वाली। ये बीजेपी भी जैसे जो काले अंग्रेज के रूप में जेएनपीसी और फिर उसके जो फर्दर जो पॉलिटिकल डेरिवेटिव्स आए, समाजवादी पार्टी आई, बहुजन समाज पार्टी आई, उद्धव की जो है, उद्धव क्या उसके पहले तो वो कौन था? बाला साहब ठाकरे। और वैसे भी शिवसेना को खड़ी करने वाली यही जेएनपीसी ही है। फिर इसके बाद एनसीपी इत्यादि जो है, जो उसके पॉलिटिकल डेरिवेटिव्स हैं, राजनीतिक जो है वो उपज हैं, ये सब के सब जो है देश में और भारतीय समाज में विघटन, एक दूसरे के और जातिवाद, क्षेत्रवाद और प्रांतवाद, इसी के आधार पर ये अपनी स्वार्थ नीति, जिसको इन सबों ने राजनीति का नाम दे रखा है, चलाते हैं। तो ये सब जो है, जिन सफेद अंग्रेजों को, गोरे अंग्रेजों को भगाया गया था, उन्हीं के ये चेले चपाटे हैं और उन्हीं के बाकी एजेंडा को पूरा कर रहे हैं। देश को ये समझने की आवश्यकता है और देश को इन खतरनाक ताकतों से निजात पाने की आवश्यकता है। और उसका एक रास्ता ये चुनाव जरूर है। तो चुनाव के वक्त में इन सारी ताकतों को शून्य वोट दे करके परास्त करने की पहली सीढ़ी को पहली सीढ़ी को प्राप्त करना है। सिर्फ चुनाव में शून्य वोट पाने से ही ये समाप्त नहीं होंगे। और भी कुछ किए जाने की आवश्यकता है। भारतीय जनता दल बताएगा अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को। लेकिन पहली जो शिकस्त है कि इन सारी ताकतों को मतपेटी पर शून्य वोट दे करके इनको भारत की पावन धरती से समाप्ति का पहला सोपान, पहली सीढ़ी प्राप्त करनी है। तो इस विषय में
भारतीय ओम ताकत दल देश में एक मुहिम छेड़े हुए है भारतीयता का और अपने अमर शहीदों का, जैसे हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गैडिली इत्यादि की कुर्बानी और शहादत के जज्बे से, जज्बे पर आधारित, जज्बे से प्रेरित भारतीयता के माहौल को लाने की मुहिम भारतीय ओम ताकत दल ने चलाई है। और इसमें समस्त देशवासियों को, समस्त भारतीय भाई बहनों को इसमें सहयोग करने की आवश्यकता है, तभी जाकर के इस देश का कल्याण का रास्ता बन सकता है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।